एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 नोट्स है ये, और इस चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि यह एक ऐसा चैप्टर है जो जीवन भर आपको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में किसी न किसी तरह से पढ़ना ही पढ़ना है। मैं यहाँ पे किसी भी क्लास की बात नहीं करूंगा, ना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी क्लास की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको यह बात बड़े ही ध्यान से समझ लेना है कि आप जब तक पढ़ोगे, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करने के बाद भी आपको यह चैप्टर आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज तक आप लोगों ने जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद को याद करते रहे हो, ऐसे ही आज आपको इस चैप्टर से एक ऐसे व्यक्ति का नाम मिलेगा जिसको आप जीवन भर पसंद करने वाले हो। उनके जीवन से आज पहली बार आपको इस चैप्टर के माध्यम से तजुर्बा होगा कि वो कैसे व्यक्ति थे, और हमारे भारत के आजादी में जो सबसे पहली बगावत हुई थी उसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसे ही हम मंगल पांडे के बगावत के नाम से भी जानते हैं। तो इस चैप्टर में क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 नोट्स, इस चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद क्या हुआ था, इन तमाम जानकारियों को इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को, और शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं जिसके माध्यम से आप इस चैप्टर के बारे में समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले तस्वीर से। देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है, ये जो स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिख रहा है, जो आप देख पा रहे हो, ये हमारा 1857 के समय का सिपाही विद्रोह है कि कैसे उस समय लड़ाइयां हुई थी अंग्रेजों के साथ, किस प्रकार से हमारे भारत के सिपाही और किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया था। ये हमारा अब दूसरा इमेज है जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ये क्या है, अब देखिए, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे गांव के भोले भाले किसानों ने अपने हाथों में हथियार उठा रखा है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। कौन से अंग्रेज? ये वही अंग्रेज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर हमारे भारत में आए थे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैसे ये छुप छुप कर अंग्रेजों के साथ लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनके साथ कैसे ये लोहा ले रहे हैं। लेकिन आपको एक तस्वीर में साफ साफ दिखाई देता होगा कि ये जो भाई साहब हैं, इनके हाथ में एक सरिया टाइप का है और ये बंदूक में कुछ फिलअप कर रहे हैं। याद रखिएगा, आज की तरह उस समय ऑटोमेटिक गन्स नहीं थे, वेपन्स नहीं थे। ये पहले बारूद को रख के उसके नली में फिर सरिया से उसको अंदर करते थे, फिर जाके ये आवाज या विस्फोट होता था। अब हम अगले तस्वीर की तरफ चलते हैं। अगले तस्वीर में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे अंग्रेजों को हमारे भारत के जो किसान हैं या हमारे भारत के जो सिपाही हैं वो उनके साथ लड़ रहे हैं, तलवारों के साथ, हथियारों के साथ। इसके बाद हम अगले तस्वीर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे भारतीय किसानों को, भारतीय लोगों को जबरदस्ती मारा जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। अब हम अगले तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो अगला तस्वीर है, हालांकि ये बहुत ही पुरानी तस्वीरें हैं और कुछ तो स्केचेज हैं जिनके माध्यम से हम 1857 के समय को समझ सकते हैं। अगला इमेज में भी आप देख सकते हैं कि कैसे सिपाहियों ने विद्रोह कर रखा है, लोग उसके सपोर्ट में हैं। अंग्रेज कैसे आम जनताओं को मार रहा है, जानवर तक उनसे त्राहिमाम कर रहे हैं। इसके बाद अगले इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे भारतीय सैनिकों को, भारतीय किसानों को अंग्रेजों के माध्यम से कैसे घेरा गया है और उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। नेक्स्ट इमेज में देखिए कैसे ये जो आपको लाल रंग के कपड़ों में जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, ये सब अंग्रेज हैं और ये हमारे भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, भारतीय किसानों को मार रहे हैं, भारत के सिपाहियों को मार रहे हैं, भारत के आम जनता को मार रहे हैं, भोली भाली जनता को मार रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सभी को अंग्रेजों के माध्यम से यहाँ पे मारा जा रहा है। अगले इमेज की तरफ देखते हैं। अगले इमेज में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार बैठे हैं और अंग्रेजों का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट इमेज में आपको झांसी की रानी दिख रही होगी। देखिए, 1857 की क्रांति में महारानी झांसी की रानी का भी अहम योगदान था। उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ाइयां लड़ी और लड़ते लड़ते उन्होंने वहां पे अपने आप को शहीद कर लिया था। वो
शहीद हो गई थी। इसके बाद भी आपको इमेज दिख रहा होगा कि कैसे उन्होंने अपने पुत्र को अपने पीठ में बांध रखा है और घोड़े पे कैसे वो अंग्रेजों को अपनी तलवार से काटे जा रही हैं। तो ये जो है ना संग्राम, ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी 1857 की लड़ाई जो थी, सिपाही विद्रोह जो था, मंगल पांडे का जो विद्रोह था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। तो इस तरह से आपने यहाँ पे कई सारे इमेज को देख लिया और इमेज को देखने के बाद आपने ये समझ लिया होगा कि आपको आगे आने वाले चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट इमेज में आपने जो ये हाथ उठाए एक व्यक्ति को देखा है, ये व्यक्ति कोई और नहीं, यही वो व्यक्ति है जिसे हम मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। और मंगल पांडे सिपाही विद्रोह के सबसे प्रमुख लीडर के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि इनको फांसी दे दिया गया था, अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया था, लेकिन जब तक ये जिंदा थे इन्होंने अंग्रेजों के दांतों को खट्टा कर दिया था। उन्हें ऐसी बुरी हार का सामना करना पड़ा मंगल पांडे के द्वारा कि वो उनका सर जो है वो शर्म से झुक गया था। हालांकि मंगल पांडे यहाँ पे अकेले नहीं थे, मंगल पांडे के साथ झांसी की रानी भी थी और भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे उस समय जिन्होंने मंगल पांडे का सपोर्ट किया था। और यहीं से हमारे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बगावत की शुरुआत हुई थी। अब हम इस चैप्टर में सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है नीतियां और लोग। नीतियां का मतलब होता है नियम कानून और उससे जुड़े हुए लोग के बारे में इसमें हम जानेंगे। 1857 का सिपाही विद्रोह का भारत के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान था। मैंने जितने भी तस्वीरें अभी तक आपको दिखाया है उसमें मैंने आपको एक ही बात बताया है कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वो भारत के स्वाधीनता संग्राम के सबसे अहम स्थानों में से एक था, क्योंकि इसी संग्राम के बाद भारत में आजादी की लहर चली थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यह पहला संघर्ष था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, जो ब्रिटिश थे, जो गोरे थे, जो गोरी चमड़ी के लोग थे, उनके खिलाफ में पहली बार विद्रोह 1857 में हुआ था, जिसे जनता के एक बड़े हिस्से का समर्थन मिला। और इस विद्रोह को पूरे भारत की जनता जो आम नागरिक थी उसका समर्थन मिला था और जो देश के एक बड़े भूभाग में फैला। ये एक छोटा सा क्रांति नहीं था, छोटा रेवोल्यूशन नहीं था, ये एक बड़ा रेवोल्यूशन था, एक बड़ी क्रांति थी जो पूरे भारत देश में फैली हुई थी, जिसके कारण लोगों का रोष इतना बढ़ गया। रोष का मतलब होता है गुस्सा बढ़ना। लोगों इतना ज्यादा गुस्से में आ गए कि मौका आने पर लोगों ने अंग्रेजी जो राज था, जो मतलब ब्रिटिश जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनकी नींव हिला डाली, उनका तख्ता पलट करने पे लोग चढ़ गए। आज के इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि उस आंदोलन ने किस तरह से भारत में अंग्रेजी राज के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। जिस तरह से आज तक अंग्रेज हमारे भारत में शासन करते आ रहे थे, उनके इस शासन करने के तरीकों को, पद्धति को कैसे हमारे भारतीय लोगों ने अल्टा पलटा कर दिया, अदल बदल कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नवाबों की छिनती सत्ता। अब हम बात करेंगे नवाबों की छिनती सत्ता के बारे में कि नवाब का सत्ता कैसे छिना, नवाबों की सत्ता जो है वो उनके हाथ से कैसे निकलती चली गई। तो 18वीं सदी के मध्य में ही नवाबों और राजाओं की सत्ता कम होने लगी थी। अब उन्हें पहले की तरह सत्ता और सम्मान नहीं मिलता था। ध्यान से समझिएगा, 18वीं सदी के मध्य में ही, बीच में ही नवाबों और राजाओं की सत्ता कम होने लगी। अंग्रेज उनसे उनके राजपाट छीनने लगे थे और पहले की तरह अब राजाओं को सम्मान भी नहीं मिलता था। अंग्रेजों ने तो कई राजाओं के दरबार में अपने रेजिडेंट तैयार कर रखे थे, मतलब राजाओं के यहाँ अपने सिपाही को तैनात कर रखा था ताकि उनके काम काज में दखल डाला जा सके। दखल कहने का मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं वो अंग्रेजों से पूछ के उनको करना पड़ता था। भारतीय राजाओं की आजादी कम कर दी गई। पहले जो भारत के राजा थे उनके द्वारा ही राजपाट को चलाया जाता था, लेकिन अब उनके शक्ति को कम कर दिया गया और उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। धीरे धीरे कंपनी ने उनके इलाके और राजस्व के अधिकार को भी छीन लिया। पहले जो राजा टैक्स वगैरह वसूला करता था, कर वगैरह वसूला करता था, उस अधिकार को भी अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया। न राजा का इज्जत था, न राजा के पास सत्ता था, न उसके पास कोई शक्ति थी। अब तो राजस्व वसूलने का अर्थात टैक्स वसूलने की शक्ति को भी राजा से छीन लिया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सैनिक विद्रोह। अब हम सैनिक विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं कि सैनिक विद्रोह क्या था। इतने सारे जो इमेज मैंने आपको अभी दिखाया था, ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है सैनिक विद्रोह से। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते थे। सैनिक विद्रोह का क्या मतलब हुआ कि जब अंग्रेजों के द्वारा हुक्म दिया जाता था, उनको जो ऑर्डर दिया जाता था कि तुम्हें ये करना है, तो भारत के जो सिपाही थे वो सभी एक जगह जमा होते थे और अंग्रेजों के इस हुक्म को मानने से इनकार कर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। मतलब जो सैनिकों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो धीरे धीरे आम जनता में फैल गया। अब जनता ने भी, आम लोगों ने के द्वारा भी वहां पे विद्रोह कर दिया गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती है। देखिए, जो शासक होता है, जो राजा होता है, और जो जनता होती है, उसके बीच में तो नोक-झोंक चलता ही रहता है। लेकिन कभी-कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता भी छिन-भिन हो जाती है। लेकिन कभी-कभी जब जनता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा आक्रोश में आ जाता है, गुस्से में आने के बाद क्या करता है कि वो राजा को ही हटा देता है उसकी गद्दी से। बहुत सारे लोग मानने लगे कि अब उन सब का शत्रु एक ही है, इसीलिए सभी कुछ करना चाहते थे। अब अंग्रेजों को शत्रु मानने लगे लोग। जितने भी भारत के लोग थे ना, वो अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानने लगे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। अब देखिए, जब ऐसी बातें आती है तो लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपना एक ग्रुप बनाते हैं और फिर सरकार या राजा से वो लड़ाइयां करते हैं। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है कि हम भारतीय एक हैं और हमारे खिलाफ यदि किसी भी प्रकार का दुराचार होता है तो हम सभी साथ में एक साथ आकर उनको उनकी गद्दी से हटा देंगे। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में शासन कर रहा था तो शुरुआत में तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, छोटे मोटे लड़ाइयों के साथ वो अपना पूरे भारत के ऊपर शासन करने लगा। लेकिन उसके शासन के 100 साल बाद जब सिपाही विद्रोह हुआ तो उसे एक भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। किसे? अंग्रेजों को। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। ऐसा लग रहा था कि अब अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ेगा। 1857 में ही मेरठ से शुरू हुआ था ये याद रखिएगा। 1857 की जो क्रांति थी, ये मेरठ से शुरू हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने क्या किया? सिपाहियों ने कई जगह तो बगावत कर दी थी। सिपाही ना अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिए थे और वो उनकी बातों को मानने से मना कर दिए थे। हमारा कहता है किसान और सिपाही। किसानों को अपनी समस्या थी, लगान बहुत ऊंचा था, मतलब टैक्स उनसे बहुत ज्यादा वसूला जाता था। टैक्स वसूलने के तरीकों में किसान दुखी थे, मतलब इस प्रकार से उनको बहुत, मतलब बेरहमी से उनको मारा पीटा भी जाता था, उनके माल मवेशी छीन लिए जाते थे, उनके जमीन छीन लिए जाते थे अगर वो टैक्स नहीं पे करते थे। तो ऐसे में किसान बहुत दुखी थे। कई किसानों को कर्ज न चुका पाने के कारण उन्हें जमीनों से हाथ धोना पड़ा। अब देखिए, पहले उनके पास कर्ज हुआ करता था, वो बड़े बड़े साहूकार से पैसे लेके खेती वगैरह किया करते थे। लेकिन जब वो कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उनसे उनका खेती छीन लिया जाता था, जिसे वो पीढ़ियों से जोत रहे थे। मतलब वही खेत उनके पास था, उसी खेती पे वो काम करके अपने जीवन को चला रहे थे। लेकिन जब उनसे वो खेती छीन लिया जाता था तो वो फिर अपने जीवन को कैसे चलाते? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कंपनी की सेना में काम करने वाले सिपाही अपने वेतन, भत्ता, सर्विस और शर्तों से खुश नहीं थे। जो अंग्रेजों के द्वारा उनको सैलरी दिया जाता था, जो उनको भत्ता दिया जाता था, भत्ता कहने का मतलब है बोनस वगैरह, जो उनको दिया जाता था, उससे सिपाही खुश नहीं थे। कौन से सिपाही? भारत के सिपाही खुश नहीं थे। कुछ नए नियम उनके धार्मिक विश्वास और मान्यताओं के खिलाफ साबित हो रहे थे। देखिए, शुरुआत कहां से हुआ था? कुछ ऐसे नियम वगैरह अंग्रेजों ने बना रखा था जिससे हिंदू धर्म के लोगों के आस्था पे चोट पहुंच रहा था। देखिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, हालांकि थोड़ी से हिंट्स मैं अभी दे देता हूं कि क्या हुआ था कि उस समय जो कारतूस बनता था, कारतूस किसे कहते हैं? जिसमें गोलियां को रखा जाता था। गोली, उस समय जो सिपाही होते थे उनके पास कारतूस होता था, कारतूस में गोलियां हुआ करती थी। उस गोलियों को वो दांत से खींच के कारतूस से निकालते थे, फिर जाके वो गन में उसको फिल करते थे, फिर जाके गोली चलाते थे। तो अचानक से पता चला कि जो हिंदू
लोग थे, उनको जो कारतूस दिया गया था उसमें गाय के और सूअर की चमड़ी रखी हुई थी। उनके माध्यम से वो कारतूस बनता था, इसीलिए यहाँ पे यह विद्रोह हुआ। देखिए, हिंदुओं का मान्यता था कि समुद्र पार करके उनके धर्म और उनकी जाति नष्ट हो जाएगी। मतलब जो समुद्र पार करके जो लोग आए हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, वो उनके धर्म को नाश कर रहे हैं। जब 1924 में सिपाहियों को समुद्र के रास्ते बर्मा जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। देखिए, जब अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को कहा कि तुम दूसरे देश तक पहुंचो, तो उन्होंने इन बात को मानने से मना कर दिया। जमीन के रास्ते बर्मा जाने को तैयार थे, इसीलिए वहां पे क्या हुआ कि सिपाहियों को कठोर सजा दी गई। कंपनी ने 1856 में एक नया नियम बना दिया। इस नियम के अनुसार यदि कोई सिपाही की नौकरी करता है, उस समय जो भारत के लोग थे उन्हीं को तो सिपाही में भी भर्ती किया जाता था, उन्हीं को सिपाही बनाया जाता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक नया नियम बनाया। इस नियम के अनुसार उन्हें कहा कि जो लोग अंग्रेजों के अंदर में सिपाही की नौकरी करेगा, उसे जरूरत पड़ने पर विदेश भी जाना पड़ेगा। मतलब अगर अंग्रेजी हुकूमत कहेगी तो उसे विदेश तक भी जाना पड़ सकता है। अधिकतर सिपाही ग्रामीण परिवेश से आते थे। ग्रामीण परिवेश कहने का मतलब है जो सिपाही लोग थे वो गांव के रहने वाले थे, उनके परिवार गांव में ही रहते थे, इसलिए गांव में होने वाली किसी भी घटना का उन पर असर होता था और उस पर वो प्रतिक्रिया भी करते थे। इन्हीं कारणों से वो बाहर के देशों में जाना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सुधारों पर प्रतिक्रिया। अब सुधारों पर प्रतिक्रिया क्या है? अंग्रेजों ने समाज सुधार की दिशा में कई काम किए थे, जैसे कि सती प्रथा को समाप्त करना। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कह सकता या कोई भी ये नहीं कह सकता कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सारे काम गलत ही किए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया है, बाल विवाह को समाप्त किया है, हमारे भारत में रेलवे लाइनों को बिछाया, मशीनें लाया। तो कुछ काम ऐसा भी है, विधवा जो महिलाएं हो जाती थी उनको पुनर्विवाह करने का सम्मान उनको प्रदान किया। तो कंपनी ने अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना शुरू किया। मतलब अच्छे काम तो किए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमारी संस्कृति को बदलना चाहता था। आपको पता है कि हमारे भारत देश में हिंदी, संस्कृत ये सब पहले के प्रधान लैंग्वेज हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के लोगों को जबरदस्ती कह सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों को काम करने पर पूरी छूट दी गई, उन्हें जमीन और संपत्ति खरीदने का अधिकार भी दिया गया। ये जो बाहर से अंग्रेज लोग आए थे हमारे भारत में, उनको हमारे भारत के अंदर जमीन खरीदने के लिए भी कानून बना दिया गया कि वो लोग हमारे यहाँ जमीन खरीद सकते हैं। 1850 में एक कानून और बना, जिसके मुताबिक कोई भी भारतीय यदि ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, तब भी उसे अपने पुरखों की संपत्ति से हाथ धोना नहीं पड़ता। मतलब अगर कोई भारत का रहने वाला हिंदू ईसाई बन जाता, तो उसे अपने पुरखों की संपत्ति से हाथ धोना नहीं पड़ेगा। ऐसा अंग्रेजों ने लुभावना वायदा किया। इस नियम से किसी भी व्यक्ति के लिए ईसाई धर्म को कबूलना आसान हो गया था। भारत के लोगों को यह लगने लगा कि अंग्रेज यहाँ की धार्मिक विचारधारा, हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, सामाजिक रीति रिवाज के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जीने के पारंपरिक तरीकों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे विचारक भी थे उस समय जो सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना चाहते। देखिए, सारी बातें तो ठीक है, अंग्रेज कुछ काम अच्छा और कुछ काम बुरा दोनों कर रहा था। जैसे कि हमारे यहाँ के धरोहर को नष्ट कर रहा था, जंगलों को काट रहा था, लोगों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहा था, अफीम की खेती करवा रहा था, लोगों को जबरन विदेश जाने के लिए मजबूर करता था। लेकिन बाल विवाह समाप्त किया, सती प्रथा समाप्त किया, मतलब जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनको दोबारा शादी करने का मौका दे दिया। तो ये कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें भी हैं। तो उस समय के जो समाज सुधारक थे वो इन तरह की कुरीति को समाप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मेरठ से दिल्ली तक। मैंने अभी आपको बताया था कि 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ से हुई थी और वो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। मैंने शुरुआत से आपको बताया था कि इस विद्रोह में आपको मंगल पांडे के बारे में जरूर पढ़ना पड़ेगा। मंगल पांडे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के नाम में भी शामिल है। तो क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1857 को, युवा सिपाही कहने का मतलब है कि मंगल पांडे की उम्र उस समय कम थी, मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसर, मतलब अपने अंग्रेजी अफसर पे हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया।
चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। जब युवा सिपाही मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद कुछ और सिपाहियों ने कहा कि भाई जो तुम नए कारतूस ला रहे हो उसमें गाय की चमड़ी है, उसमें गाय की चर्बी है, उसमें सुअर की चर्बी है, और हम पांडे हैं, हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं, हमारे लिए गाय जो है वो हमारी माता के समान है, उसे हम दांत से खींच के उससे गोली कैसे निकाल सकते हैं, उसे तो हम जुबान पे सटा ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने अभ्यास करने से मना कर दिया, गोली चलाने से मना कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। जब उन्होंने मना कर दिया तो उसमें 85 ऐसे सोल्जर थे जिनको सिपाही के पद से हटा दिया गया। उन्हें अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई, और यह 9 मई 1857 की बात है। याद रखिएगा, ये जो बात हुई थी ये 9 मई 1857 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। जब ये घटना हुआ तो उसके बाद दूसरे सिपाही भी भड़क गए। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर ही धावा बोलकर वहां पे जो बंद सिपाही थे उनको आजाद कर दिया गया। ये जो मैंने आपको बताया कि 85 सिपाहियों को जो जेल में डाल दिया गया था, 10-10 साल की सजा दे दी गई थी, तो इनको दूसरे सिपाहियों ने जेल पे हमला किया और इन सभी को आजाद करवा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों एवं संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, आग लगा दिया पूरे बिल्डिंग में। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यहीं से शुरुआत होता है 1857 की पहली क्रांति का युद्ध, जो अंग्रेजों के खिलाफ था। अब हम बात करेंगे कि फिरंगी किसे कहते हैं। फिरंगी हम विदेशियों को कहते थे, उस समय ब्रिटेनियों को कहते थे, इंग्लैंड के रहने वाले लोगों को कहते थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उनको कहते थे। अब हम बात करेंगे बगावत फैलने लगी, मतलब लड़ाइयां अब पहले से ज्यादा होने लगी जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, मतलब अंग्रेजों को भागना पड़ा, तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी अभी कुछ समय तो लगना ही था, क्योंकि आज की तरह तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो था नहीं। उस समय खबरें धीरे धीरे ही एक जगह से दूसरे जगह तक जाती थी। लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। ये विद्रोह पहला नहीं था, इसके बाद हर जगह पूरे भारत में अलग अलग जगहों से विद्रोह होना शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल पड़े। मतलब सारे सिपाही एक जगह आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोगों ने भी बगावत के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। अब मतलब जब सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो गांव के लोग भी, शहर के लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो चुके थे, अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके थे। बात करेंगे कंपनी के पलटवार के बारे में। अब कंपनी के पलटवार से क्या समझते हैं। अब भारत के लोग तो उसके लिए, भारत के लोग जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो चुके थे, लेकिन अब अंग्रेज भी तो चुप नहीं रहने वाले थे ना। तो अंग्रेजों ने कैसे पलटवार किया है इसके बारे में जान लेते हैं। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाए, मतलब इंग्लैंड से और लोगों को मंगवाया। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। मतलब जहां से विद्रोह फैल रहा था वहीं पे उसने धावा बोल के उसको कुचलने का कोशिश किया। अब हम बात करेंगे विद्रोह के बाद के साल, मतलब विद्रोह जब हुआ, विद्रोह में इतने सारे लोग मरे, इसके बाद के जो समय थे वो कैसे थे। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, मतलब दोबारा अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। पहले जिस तरह से उनका नियम कानून था, अब उस नियम कानून से वो देश के ऊपर शासन चलाने में असमर्थ थे। अब लोग उनकी बातें नहीं मान रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित है। मतलब अब जो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या क्या नियम बदले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला तो है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। पारित किया कहने का मतलब है नया कानून बनाया।
ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामले जो थे उनको ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो ये पहला नियम बदलाव हुआ। अब हम दूसरे नियम के बारे में बात कर लेते हैं। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया, मतलब देश के अंदर उस समय जितने भी राजा थे उनको भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र कहने का मतलब है जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशज, यहां तक कि दत्तक पुत्र सौंपने की भी छूट दी जाएगी। जैसे कि आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई को क्या हुआ था, उनका पुत्र जो था वो गोद लिया हुआ पुत्र था। तो अंग्रेज क्या कह रहे थे कि आपके गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जब ये लड़ाइयां हुई, ये संघर्ष हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम आपके जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे, आपके राज्य पे कब्जा नहीं करेंगे, आप जिसे चाहो राजा बनाओ, आप जैसे राज करना चाहते हो राज करो। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें, मतलब ब्रिटेन से ही अब इनका शासन चलना था। तीसरे बदलाव को देख लेते हैं। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाही की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया, क्योंकि भारत के जो सिपाही थे उन्होंने तो बगावत कर दिया था ना, उन्होंने इनकी बातों को मानने से मना कर दिया था। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के सिपाहियों को कम लिया और अपने यूरोप से सिपाहियों को बुलाकर यहाँ पे उन्होंने भर्ती करवाया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में सबसे ज्यादा सिपाहियों को भर्ती किया जाए। मतलब गोरखा लोगों को भर्ती करो, सिखों को भर्ती करो, पठानों को भर्ती करो, लेकिन अवध, बिहार और मध्य भारत के लोगों को इसमें भर्ती नहीं किया जाना था। चौथा बदलाव क्या है, मुसलमानों की जो जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी उन्हें संदेह एवं शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, तो मुसलमानों के ऊपर उनका ज्यादा तीखा नजर आने लगा। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले वो क्या कह रहे थे कि ईसाई बन जाओ तो तुम्हारे धन संपत्ति बचा रहेगा। छठे बदलाव की तरफ देखते हैं। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को अस्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ये जो विद्रोह था 1857 का, इसके बाद लोगों के अंदर, सरकार के अंदर, अंग्रेजों के अंदर, नीति नियम कानून के अंदर काफी बदलाव देखने को यहाँ पे मिला है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 8 हिस्ट्री जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद की स्थिति कैसी थी। ये चैप्टर 5 का नोट्स है और क्लास 8 हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।